नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूपी पीसीएस 2020 के लिए तैयारी जो चल रही है हमारे चैनल के माध्यम से, उसमें हिस्ट्री के 2016 के प्रश्नों को लेकर मैं आया हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि इसके पहले मैं 2019 और 18 और 2017 के प्रश्न मैं सॉल्व करवा चुका हूँ हिस्ट्री के, और इस तरह से मैं हिस्ट्री का पूरा कवर करवाऊँगा। उसके बाद दूसरा सेकेंड पेपर पकड़ूँगा, क्योंकि पिछले 17 सालों में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला पूरी चल रही है हमारे चैनल के माध्यम से। और यूपी पीसीएस अगर क्रैक करना है तो पिछले सालों के पेपर को सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। करीब 40% प्रश्न डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन पिछले साल के पेपरों से पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये तैयार करवा रहा हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। ये पार्ट 4 है, इसके पहले 3 पार्ट हो चुके हैं। इसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्लेलिस्ट पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, ये देखिए, पहला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। ऑप्शन दिया गया है 13वीं शिलालेख से, रुमिनदेही स्तंभ लेख से, वेनसांग के विवरण के द्वारा, और प्रथम लघु शिलालेख से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, 13वें शिलालेख से। 13वें शिलालेख से ही हमको कलिंग युद्ध का विवरण प्राप्त होता है। उसमें लिखा हुआ है कि कलिंग युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष हुआ था, और इस युद्ध की भीषण नरसंहार को देखते हुए ही अशोक ने वैद्य धर्म ग्रहण किया था। अगला प्रश्न है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो सराय नाहर राय से, दमदमा से, महदहा से, या फिर लंघनाज से। तो दोस्तों, इसका उत्तर है ऑप्शन बी, दमदमा से। दमदमा कहाँ पे है? दमदमा उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिले में स्थित मध्य पाषाणिक पुरास्थल केंद्र है, और यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व विभाग के द्वारा उत्खनन करवाया गया था, और ये उत्खनन 1982 से 87 के बीच में करवाया गया था। तब वहाँ पर 35 कब्रों में एकल शवाधान मिले थे, 5 कब्रों में 2-2 व्यक्तियों की अस्थि अवशेष मिले थे, जबकि एक कब्र में एक साथ 3 कंकाल प्राप्त हुए थे। तो 3 मानव कंकाल निकलने वाला जो जगह है जहाँ से निकली गई है वो है दमदमा। अगले प्रश्न पे आते हैं। पृथ्वी व्यसा प्रथम वीर उपाधि थी। ये जो साउथ के राजा होते थे वो बड़ी बड़ी उपाधियाँ लेते थे, तो इसमें पृथ्वी व्यथा प्रथम वीर की उपाधि जो ली थी वो गौतमी पुत्र सतकर्णी ने ली थी। हालांकि आयोग ने इस प्रश्न को हटा दिया था बाद में, क्योंकि इस प्रश्न पर विवाद था। विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला विहार जो है बिहार के भागलपुर जिले में पत्थरघाट नामक पहाड़ी पर स्थित है, और इसकी स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने 775 से 780 ईसा पूर्व की थी। तो क्या हो गया उत्तर? इसका उत्तर हो गया धर्मपाल। और इसके साथ कुछ और भी है कि यह बिहार 4 शताब्दियों से अधिक समय तक ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र रहा। 4 शताब्दियों तक चला। ये काफ़ी फेमस था ये विक्रमशिला विहार। और बिहार में ही एक नालंदा विश्वविद्यालय है, उसकी स्थापना कुमार गुप्त द्वारा की गई थी। तो कुमार गुप्त का भी ऑप्शन कभी कभी मिलता है आपको इस तरह के क्वेश्चन में, जैसे कि विक्रमशिला विहार कभी पूछा है तो कभी नालंदा पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो आपको इस तरह के प्रश्नों के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? तो यहाँ पे उत्तर आपको जो दिया है ऑप्शन, इसमें से सही उत्तर है नागलापुर। नागलापुर की स्थापना कृष्णदेव राय ने की थी। कृष्णदेव राय कौन थे? कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य आपने सुना होगा, उसके प्रसिद्ध शासक थे, और स्थापत्य कला के क्षेत्र में काफ़ी ख्याति इन्होंने अर्जित की थी। इन्होंने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की। उसके साथ साथ इन्होंने हजारा और विठल स्वामी नामक मंदिर का भी निर्माण किया था। तो विठल स्वामी मंदिर भी कभी कभी पूछा जाता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा कृष्णदेव राय। इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं, जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? तो जहांगीर ने चित्रकला को संरक्षण दिया था, और चित्रकला के क्षेत्र में जहांगीर ने काफ़ी ख्याति प्राप्त की थी। और स्थापत्य कला को संरक्षण दिया था शाहजहाँ ने, जिन्होंने ताजमहल बनवाया था आगरा में। और जहांगीर ने आगरा में क्या करवाया था? इन्होंने एक चित्रणशाला की स्थापना करवाई थी, और हेरात से इन्होंने बुलाया था आका रिजा को, और उसके नेतृत्व में इन्होंने चित्रणशाला की स्थापना करवाई थी। मुगल काल में चित्रकला जहांगीर के टाइम पर चरमोत्कर्ष पे थी,
वहीं स्थापत्य कला शाहजहां के टाइम पे चरमोत्कर्ष पर थी। दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। यह गुलाम का गुलाम किसे कहा गया? तो गुलाम का गुलाम इतिहास में कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था इल्तुतमिश, उसको बोला जाता है, क्योंकि ऐबक जो था गुलाम था वो गोरी का, और ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम बोला जाता है। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम, ऐबक गोरी का गुलाम, तो गुलाम का गुलाम। 38वें प्रश्न पे आते हैं। किस मुगल शासक ने लाला कलावंश से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? तो अकबर ने हिंदू संगीत की शिक्षा लाला कलावंश से ली थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। मुगल काल में जिस मदरसे में मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी वह कहाँ है? यह मदरसा लखनऊ में स्थित है। अगले प्रश्न पे आते हैं। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को पानीपत की 1556 की लड़ाई में पराजित किया गया था, और ये 21 अप्रैल 1556 को ये लड़ाई हुई थी। बाबर ने तुगलगमा नीति एवं तोपखाने का सफल प्रयोग किया था इस युद्ध में, और जो दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में वो अकबर और हिमू के बीच में हुआ था, और ये 1556, और एक और इसके बाद युद्ध हुआ पानीपत का। 3 युद्ध हुए हैं, 1526, 1556 और इसके बाद 1761। तीसरा युद्ध हुआ था मराठों और अफजल शाह अब्दाली की सेना के साथ हुआ था। मराठों की संयुक्त सेना थी और अफजल शाह अब्दाली की। तो इसमें अब्दाली जीता था, इसमें अकबर जीता था, और इसमें बाबर जीता था। ये 3 पानीपत के युद्ध थे। याद रखिएगा आप, इन युद्धों के बारे में अक्सर पूछा जाता है, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें। अगले प्रश्न पे आते हैं। दोस्तों, यह सर टॉमस मुनरो के किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? टॉमस मुनरो जो है 1820 में मद्रास के गवर्नर बने थे, और वो 27 तक मद्रास के गवर्नर थे, यानी कि ऑप्शन ए सही है, 20 से 27। कालरा के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद दूसरे को मद्रास का गवर्नर बनाया गया, लेकिन जब तक 20 से लेकर 27 तक यही मद्रास के गवर्नर थे। नेक्स्ट प्रश्न, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लेखहिया में सर्वाधिक 17 मानव कंकाल मिले हैं, और ये जो मानव कंकाल मिले हैं इसमें अधिकांश के सिर जो है पश्चिमी दिशा में थे। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक मानव कंकाल मिलने वाले लेखहिया में जो शव थे उनके अधिकांश सिर किस दिशा में थे? चारों दिशाओं के ऑप्शन दिए जाएंगे, फिर आपको उसमें से पश्चिमी दिशा लगाना पड़ेगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो डी.के. कर्वे का जो संदर्भ है वो है सती प्रथा। इन्होंने सती महिलाओं के लिए काफ़ी काम किया था। तो सती प्रथा, बाल शिशु हत्या, स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, ये ऑप्शन जो दिए गए इसमें सही उत्तर है स्त्री शिक्षा। इन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए एक स्कूल का गठन किया था, और एक आश्रम भी इन्होंने बनवाया था। 1907 में इन्होंने महिला विद्यालय बनवाया, तथा 1916 में इन्होंने पूरा में भारत के प्रथम महिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना की। तो स्त्री शिक्षा इसका सही उत्तर है। भारतीय गौरव एस का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कुछ लोग यहाँ पे देखिए हेमू को टिक लगा देते हैं, लेकिन हेमू इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर शिवाजी, क्योंकि जदुनाथ सरकार ने छत्रपति शिवाजी को भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य कहा है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा भी है कि मैं उन्हें हिंदू जाति द्वारा उत्पन्न किया हुआ अंतिम महान क्रियात्मक व्यक्ति और राष्ट्र निर्माता मानता हूँ। ये जदुनाथ सरकार ने अपनी किताब में लिखा है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा शिवाजी। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए यहाँ मिलान करने वाला है कि जिस समय भारत में ये युद्ध हो रहे थे उस समय यहाँ पर क्या चल रहा था, पूरी दुनिया में क्या चल रहा था। भारत में तो यहाँ पे युद्ध चल रहे थे, कर्नाटक युद्ध चल रहा था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जब भारत में चल रहा था, और ये चल रहा था 1746 में, तो इसके समकालीन क्या हो रहा था, एक्स-ला चैपल की संधि से ये अंत हो गया युद्ध। और तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ है, तृतीय कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ, यह पेरिस की संधि से अंत इसका हो गया। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध कैसे हुआ? द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ वो
अनिर्णायक युद्ध था, इसका कोई डिसीजन ही नहीं निकला। प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी। तो मैसूर में और कर्नाटक में जो ये युद्ध हुए, इन सब का इस तरह से अंत हुआ। तो दोस्तों ये था आज का आखिरी प्रश्न। और दोस्तों इस तरह के प्रश्न और मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। 2016 हमने सॉल्व कर लिया है। इसके पहले हमने वीडियो में 19 सॉल्व किया है, 18 सॉल्व किया है, 17 सॉल्व किया है, अब 16 भी हो गया। तो 4 साल के आपको प्रश्न मिल गए। इतिहास के पिछले 4 साल में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, अगले 13 सालों के प्रश्न 17 साल के मैं पूरे लेके आऊँगा। 4 साल के आ गए हैं, 13 साल के भी और आएंगे। और ये मैं 4-5 दिन में ख़त्म कर दूँगा पूरा इतिहास। इसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर पकड़ूँगा, भूगोल या फिर पॉलिटिकल साइंस, जिसमें ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।